एक्सरसाइज हम लोग 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं। मतलब हम लोगों को जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम के लिए लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है। रैखिक समीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर समीकरण को कहते हैं इक्वेशन। तो एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और ये बताना है यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व कहने का मतलब अगर वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब तुम लोग के दिमाग में जैसे बोले एग्जिस्ट करता है, 3 कंडीशन माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। वो 3 कंडीशन क्या है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू होता है जब b1/b2 के, तो लाइन जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं इसको कट करेगा। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है क्या करना, तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो कितना हल होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या हम लोग जाने थे, जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और डज नॉट इक्वल हो c1/c2 के, लाइन जो होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है और उसका जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह लाइन जो होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वह लाइन एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। जब लाइन पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन। तीसरा केस हम लोग क्या जाने कि जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के और वह इक्वल हो c1/c2 के, यानी तीनों इक्वल रेशियो में दे दे इक्वेशन। तीनों इक्वेशन का कोफिशिएंट का बात करते हैं हम। यहाँ पर बोलते हैं कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसके जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो हम लोग देखते हैं। और तीनों रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से जा रहा है, ओवरलैप करते हुए। मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से चल रहा है, नहीं जिसको बोलते हैं पाती पे पाती ना, जना मुझे बंदर की नाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि बहुत जगह वो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है। बहुत जगह क्या, जितना दूर जाएगा वो लाइन उतना दूर भी जाएगा, उसके ऊपर से चलेगा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर से एक दूसरा मार्कर चिपका देंगे, कितना जगह इसको टच करेगा, जितना सरफेस होगा उतना जगह टच कर लेगा ना। तो वो लाइन जितना लंबा जाएगा उतना जगह टच करेगा। इनफाइनाइट पॉइंट मिलकर एक लाइन का निर्माण करता है। तो यहां पर हम लोग को बोला यदि उनका अस्तित्व हो, तो अस्तित्व के लिए 3 केस है, ठीक है। यदि उनका अस्तित्व हो यानी वो एग्जिस्ट करता हो, तब उसको बनाना क्या चीज से, बीजगणितीय मेथड से। तो बहुत चीज जान चुके हैं हम लोग, कंडीशन भी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्या एक छात्रावास, तो छात्रावास क्या होता है, छात्र का आवास मतलब रहने का जगह। आवास मतलब होता है जगह, रहने का घर ना। और छात्रावास को कहा जाता है इंग्लिश में हॉस्टल। क्या कहा जाता है, हॉस्टल। तो एक हॉस्टल में मासिक व्यय यानी मंथली जो हम लोग रहते हैं तो रेंट देते हैं। मासिक मतलब है मंथली रेंट, व्यय मतलब यहाँ पे हो गया रेंट। नियत है तुम हॉस्टल में रहोगे, पैसा लगना है, खाना खाओगे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तुम होटल में रहोगे, हॉस्टल में रहोगे, तो हॉस्टल में जब तुम रहोगे तो वहां पर मेस भी चलता है, खाने का भी व्यवस्था होता है। तुम जितना दिन खाना खाओगे उसका पैसा तो लगना है एक्स्ट्रा। तो किसी छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, कोई स्टूडेंट है जो हॉस्टल में रहता है और वह कितना दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, कोई स्टूडेंट है ए नाम का, जो 20 दिन रहा, 20 दिन खाया, ध्यान समझना, जो 20 दिन भोजन करता है, जो 20 दिन क्या करता है, भोजन करता है। तुम रहो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उससे हमको बहस नहीं है। वो बोला आप खाइएगा, 20 दिन तक भोजन खाया है वो, और उसको अदा करना पड़ा 1000 रुपया, जिसमें एक फिक्स चार्ज लग चुका होगा। क्या, तो हॉस्टल का किराया, हॉस्टल का रेंट फिक्स था ना। उसके बाद जितना दिन खाना खाएगा उस हिसाब से पैसा लगा और लास्ट में उसका हिसाब बना 1000 का। जबकि दूसरा विद्यार्थी बी नाम का है, 26 दिन तक कहाँ रहता है, हॉस्टल में, मतलब 26 दिन तक भोजन खाता है हॉस्टल में, तो उसको देना पड़ता है 1180 रुपया। तो बोला नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय क्या होगा, नियत व्यय क्या होगा, नियत मतलब हॉस्टल में रहने का चार्ज क्या होगा, ठीक है। फिक्स्ड रेंट क्या था और प्रतिदिन खाना का रेंट क्या था वो हमें बताना है। तो हम लोग नियत व्यय को मान लेते हैं x। माना कि नियत व्यय बराबर x और प्रत्येक दिन खाना का व्यय कितना, y रुपया, क्योंकि 2 वेरिएबल में बनाना है क्वेश्चन को। प्रतिदिन भोजन का व्यय, तो भोजन का व्यय कितना मान के चलते हैं हम लोग, y रुपया। तो कितना आसान है, पहला स्टूडेंट ए नाम का जो था वह कितना दिन तक खाया, 20 दिन तक खाया। फूड आइटम में कितना बात कर रहे हैं, एवरीडे फूड आइटम पे कितना
हम लोग को रेंट देना पड़ रहा है, कितना पैसा देना पड़ रहा है, तो y रुपया। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? तो प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है? y रुपया। x तो फिक्स है, हॉस्टल में रहेंगे तो पैसा लगना है। अब देखो 20 दिन भोजन खाया, एक दिन खाता है y रुपया लगता है, 20 दिन खाएगा 20 y रुपया। तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं, आसान है बहुत। तो ए द्वारा, देखो ए द्वारा 20 दिन भोजन तथा छात्रावास में रहने का किराया कितना रुपया? 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया। ध्यान समझना इस बात को। ए द्वारा 20 दिन क्या किया? भोजन खाया, तथा छात्रावास में रहने का किराया, छात्रावास में रहा। तो देखो 20 दिन भोजन खाया और छात्रावास में रहा, तो 20 दिन, एक दिन में कितना रुपया लग रहा था? तो 20 दिन में कितना लगेगा? 20 y रुपया। समझ रहे बात? प्लस छात्रावास का चार्ज क्या था? ये लगना था, रुपया दोनों के पास रुपया कॉमन, बराबर किसके? 1000 रुपया। रुपया से रुपया कैंसिल। अब इसको हम चाहें तो सीधा करके लिख दे कि x प्लस 20y बराबर 1000, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया या नहीं आया? समझ में आ गया। दूसरा स्टूडेंट जो है बी नाम का, वह 26 डे खाया, फूड आइटम दिया। तो अब बोलेंगे क्या चीज? बी द्वारा 26 दिन भोजन तथा छात्रावास में रहने के बाद लगा किराया भी लिख सकते थे। रहने के बाद लगा किराया कितना? 1180। कितना रुपया लगा? 1180 रुपया लगा। तो देखो एक दिन का क्या रुपया था खाना पे चार्ज, फूड आइटम पे y 26 दे रहा, तो 26y प्लस x तो फिक्स था रुपया बराबर 1180 रुपया। रुपया से रुपया कैंसिल। दिस इंप्लाइज x प्लस 26y बराबर 1180, इक्वेशन हो गया मेरा यह सेकेंड। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे? दोनों के पास x अकेला है, मार काट कर सकता है। इक्वेशन को हम लोग घटा लेंगे इसमें से इसको, तो इक्वेशन ये बड़ा लंबा है ना, बड़ इक्वेशन में से छोटे घटा लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखते हैं हम लोग समीकरण, इसको कहते हैं हम लोग विलोपन विधि। x को गैप कर देंगे। विलोपन विधि इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि कुछ बच्चा कमेंट किया कि समझाते हैं हिंदी में, तो थोड़ा इंग्लिश में भी बता दीजिएगा उस चीज को। तो विलोपन विधि से यानी एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेट करना मतलब गैप करना ना, कोई एक चीज को गैप कर देना, कोई वेरिएबल को गैप कर देना। x को गैप करो या y को गैप करो। y को गैप करने के लिए लंबा समस्या, लंबा प्रक्रिया होता है, मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है, क्योंकि दोनों बैलेंस में नहीं था। जो बैलेंस होता है उसको कर दो, ज्यादा आसान है। अगर नहीं है कोई बैलेंस में तब बैलेंस करेंगे, तो यहाँ तो बैलेंस में है, x अकेला है। तो हम समीकरण 2 माइनस कर देंगे समीकरण 1। तो देखो LHS पक्ष में से LHS यानी कि LHS साइड से LHS साइड को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 26y है, में से LHS मेरा क्या है? यहाँ वाले x प्लस 20y, दो वैल्यू एक साथ तो ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि साइन चेंज कर लेगा यहाँ पे। अब बराबर 1180 माइनस का 1000। दिस इंप्लाइज x प्लस 26y माइनस x माइनस प्लस माइनस 20y बराबर 180 बचेगा। अब देखो ये x कैंसिल हो जाएगा और 26 में से 20 चला जाएगा, 6y बचेगा और 180 आ जाएगा। 6 3 जा 18 और 0, इसलिए क्या आ गया? इसलिए y बराबर क्या आ गया? तो y बराबर आ जाएगा 30। y बराबर क्या आ गया? 30। y निकल के आ गया 30, यानी एक दिन खाना खाता होगा तो क्या रुपया देता होगा? 30 रुपया देता होगा एक दिन खाने का। जबकि रूम का रेंट क्या लगा होगा तो वो देख लेते हैं कोई एक इक्वेशन में पुट करके। समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, अगर इंग्लिश में लिखना होता है तो लिखते क्या चीज? y बराबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं वैल्यू y बराबर 30, x की जगह पर x, प्लस की जगह प्लस, 20 की जगह 20 और y की जगह पर कितना है? 30 और बराबर 1000। तो क्या आ जाता है यहाँ से? x प्लस 600 बराबर 1000। दिस इंप्लाइज x बराबर
1000 प्लस 600 है तो माइनस 600, इसलिए x बराबर 400, यानी 400 रुपया ही मात्र उस छात्रावास का किराया था, रेंट था। ठीक है, तो नियत व्यय यहां पर हम लिख सकते थे ये बात, नियत व्यय की जगह पर क्या चीज, छात्रावास का किराया। ठीक है, चलो छोड़ो। अतः नियत व्यय इंग्लिश में लिखेंगे हेंस, फिक्स्ड व्यय को बोल सकते हैं क्या चीज, खर्च को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंड जो किए हम पैसा वो लिखो, या रेंट लिख सकते हैं, फिक्स्ड रेंट जो लगा मेरा वो लिख सकते हैं, वो बराबर कितना, तो कितना है 400 रुपया। समझ में आ रहा बात। दूसरा बात क्या है हम लोगों को लिखना, प्रतिदिन भोजन का व्यय। ठीक है, एवरीडे ना, मतलब फूड आइटम पे जो हम लोग को रेंट लगा एवरीडे, उसका क्या चार्ज है, y रुपया, y बराबर कितना है, तो y बराबर मेरा 30 है। प्रतिदिन भोजन का व्यय, तो प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना, y रुपया, y बराबर कितना था 30, तो कितना हो गया 30 रुपया। और यही मेरा हो जाता है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब सेकंड। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को तो हम लोग कर लिए, लेकिन इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखे, यदि उनका अस्तित्व हो, तो अस्तित्व के बारे में हम 3 कंडीशन बता चुके थे, और यह क्वेश्चन में अस्तित्व था तभी इसका हल हो पाया है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो हल नहीं हो पाता। अगर तुम ध्यान से देखोगे इक्वेशन को, तो पहला मेरा जो इक्वेशन प्राप्त हुआ था वह हुआ था x प्लस 20y, यह इक्वेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं वो चेक करते हैं। दूसरा इक्वेशन मेरा था x प्लस 26y बराबर 1180। तो जब यहाँ ध्यान से हम देखें तो इसके कोफिशिएंट में क्या है 1 है, इसके कोफिशिएंट में क्या है 1 है, बराबर में लिखे इसके कोफिशिएंट में 20 है, इसका y के कोफिशिएंट में 26, कभी इक्वल है क्या, है क्या, नहीं। कैसा कंडीशन दिखा, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू दिखा है b1 by b2 के, और इस स्थिति में लाइन एक दूसरे को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ओनली वन सॉल्यूशन, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएं। तो ये चीज जो था हम लोगों को कब जांचना था, इस चीज को जांचना था जब इक्वेशन हमें सेकंड मिल गया था, तो उसके बाद हम लिख देते क्या, इसके अस्तित्व की जांच करने पर कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये जांच करेंगे, एग्जिस्ट करता होगा तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन को वहीं पे बिंदु सर्राम लगा देंगे, यानी विराम कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में हम जब करेंगे तो ये चीज को हम मेंशन कर देंगे। ठीक, तब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं सेकंड। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, चिड़िया उड़े वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब बात करते हैं भिन्न का तो भिन्न भिनाने लगते हैं। मक्खी की बात करते हैं तो नीचे खाना पे बैठती है, उड़ जाती है। यानी कि जब नीचे ऊपर की बात हो, मतलब फ्रैक्शन का बात हो रहा है, फ्रैक्शन नंबर PYQ के फॉर्म में दिखने लगेगा, अंश बट्टा हर के रूप में दिखेगा। फ्रैक्शन नंबर अंश बट्टा हर के रूप में दिखता है, तो एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटा लिया जाता है। तो क्वेश्चन बोला कि कोई फ्रैक्शन नंबर के अगर हम लोग नोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वह बन जाएगा 1/3, और 1/4 हो जाएगा कब, जब उसके डिनोमिनेटर, हर मतलब होता है डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दिया जाए। यानी कि अंश और हर की बात हो रही है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की बात हो रही है, यानी हम लोग को x y में लेके चलना पड़ेगा। अंश को x, हर को y मान लेंगे। तो यह बात हम लोग मान के चलते हैं, माना कि क्या, माना कि अंश को हम लोग मान के चलते हैं x और हर को मान के चलते हैं y, और यह बात हम लोग जानते हैं कि भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। अंश यानी कि नोमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मतलब बराबर क्या हो जाता है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बट्टा में हर। अंश मतलब आसमान ऊपर में, और हरा के नीचे गिरे, हरा के नीचे गिर गया y, x बट्टा y का फॉर्म दिया है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से क्या बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि एक फ्रैक्शन नंबर 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है, अंश यानी कि नोमिनेटर, अंश यानी कि नोमिनेटर में 1 माइनस कर लिया जाए। तो नोमिनेटर मेरा x था और डिनोमिनेटर मेरा y था, उसमें से 1 माइनस कर लिया गया, तो ऐसा करने पर हो गया 1/3, ऐसा करने पर हो गया 1/3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 × x - 1 बराबर y 1 जा y। ठीक है, तो हो जाता है 3x - 3 1 जा 3 बराबर में y, दिस इंप्लाइज एक जात एक तरफ, माइनस y -3 इधर गया तो +3। इक्वेशन मेरा आ गया यही फर्स्ट। पुनः प्रश्न से मतलब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
1/4 हो जाता है कोई फ्रैक्शन कब, जब हम लोग डिनोमिनेटर में यानी हर में से 8 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो पुनः प्रश्न से, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या हो जाता है, x बट्टा y था और बोला क्या गया, हर यानी कि डिनोमिनेटर में क्या किया गया, 8 को ऐड कर दिया गया, तो वह बन गया 1/4, वह बन गया 1/4। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x हो गया, 4 इंटू एक्स 4x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 8। दिस इंप्लाइज 4x माइनस y बराबर में 8। इक्वेशन आ गया मेरा सेकेंड। अब बोला यदि उनका अस्तित्व हो, यानी ये क्या एग्जिस्ट करता हो, तो इसको हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट फ्रैक्शन नंबर को फाइंड आउट कब करेंगे, जब ये दोनों इक्वेशन का कोई औचित्य निकल के आएगा, कोई अस्तित्व होगा, यानी कि यह वैल्यू तभी फाइंड आउट किया जा सकता है जब वो 3 कंडीशन में से पहला कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, तब ना ओनली वन सॉल्यूशन। तो वो चेक करते हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, समीकरण एक की तुलना कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 इन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मतलब हम लोग समीकरण 1 का तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण 2 की तुलना 2 का कंपेयर हम लोग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। से करने पर तो करेंगे कंपेयर, तो हम लोग देखेंगे क्या चीज, a1 मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y, c1 तो क्या, c1 क्या है, तो c1 क्या, अचर मान है, तो यहाँ पर अचर उसी पार है। चलो उतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहते तो इस इक्वेशन को इधर लाके रख सकते थे, ये माइनस का 3 हो जाता। चलो तो a1 बराबर क्या, ध्यान रखना, a1 बराबर क्या, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, b1 बराबर क्या, कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है और माइनस लगा तो माइनस 1। कोफिशिएंट ऑफ c1, तो c1 क्या है, प्लस 3 इधर आया होगा तो हो गया होगा -3, ठीक है। a2 क्या, सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट x का 4, b2 तो क्या -1 और c2 क्या प्लस 8 इधर आ जाता तो हो जाता -8। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या चीज, a1/a2 देख रहे हैं 3/4, b1/b2 देख रहे हैं -1/-1 दिख रहा है ना, और c1/c2 क्या देख रहे हैं हम लोग, -3/-8, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि a1/a2 जो है वह डज नॉट इक्वल टू दिख रहा है b1/b2 के, क्योंकि 3/4 का भी 1/1 के इक्वल होगा नहीं। लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, केवल कितना सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन होगा, यानी अस्तित्व में है यह ना। तो हमने देखा चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू है b1/b2 के, इसलिए इसका अस्तित्व होगा ना, इसका अस्तित्व है ज्यादा लंबा कहानी नहीं लिखे हैं, इसका अस्तित्व है, ठीक है। जब अस्तित्व होगा तब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जो मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं ना। तो हम लोग एलिमिनेशन को हम अच्छा मानते हैं। देखो ये दोनों मार कर सकता है, दोनों सेम पावर में है, तो y को भिड़ा देंगे, और यहाँ निगेटिव साइन पहले ही बताया, अगर साइन इक्वल होगा इक्वेशन माइनस होगा। इक्वेशन क्या होगा, अगर ये भी प्लस होता तब भी इक्वेशन माइनस होता, ये अगर प्लस ये माइनस या ये माइनस ये प्लस होता, इक्वेशन को ऐड कर देते। साइन सेम होगा, इक्वेशन माइनस होगा, याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण, दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है, तो यही दिख रहा है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखना, समीकरण 2 का LHS क्या है, तो LHS है 4x माइनस y, जबकि समीकरण 1 का LHS क्या है, -3x माइनस y बराबर 8। RHS इसका 8 है, इसका RHS क्या है, 3 है, -3। दिस इंप्लाइज 4x माइनस y -3x माइनस प्लस y बराबर में 5।
ये से ये कैंसिल, 4 में से 3 गया तो क्या बच गया, x बराबर में 5, x बराबर में 5, x का वैल्यू निकल के आ चुका है। इसको कोई एक इक्वेशन में पुट करेंगे, y निकल के आ जाएगा। तो हम लोग पुट करते हैं क्या चीज, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, तो 3 है, और x की जगह पर क्या आ गया 5 माइनस y बराबर में 3। तो 5 दिया 15 माइनस y बराबर 3, दिस इंप्लाइज माइनस y बराबर 3, प्लस का 15 इधर है तो माइनस का 15, दिस इंप्लाइज माइनस y बराबर यहाँ से आ गया माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर आ जाता है 12। y बराबर क्या आ जाता है 12। जब y बराबर 12 आ गया, हमें निकालना था वह भिन्न क्या है, वह फ्रिक्शन, फाइंड द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या निकल के आएगा, अतः भिन्न बराबर नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर यानी x बट्टा y, और x की जगह पर क्या आया मेरा 5 और y की जगह क्या आया 12, तो 5 बट्टा 12 होगा मेरा फाइनल आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यश चोपड़ा का क्वेश्चन है। यश ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स लाया, मतलब कोई टेस्ट एग्जाम चल रहा था जिसमें यश नाम का लड़का ओवरऑल 40 मार्क्स ले आता है। अब वह बच्चा जो था बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, गलती भी किया, और गलती किया अगर वो सही प्रश्न का उत्तर देता है, एक प्रश्न का सही उत्तर मार्क्स मिलता है 3, एक प्रश्न का गलत उत्तर मार्क्स मिलता है 1, माइनस में 1, मतलब नंबर क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, यानी छांट लिया जाता है। और ऐसा करने के बाद वह 40 मार्क्स लाता है, लेकिन ऐसा न करके ऐसा किया जाता, कैसा किया जाता, ऐसा किया जाता कि अगर राइट आंसर देता 4 मार्क्स मिलता, रॉन्ग आंसर देता 2 मार्क्स ले लिया जाता, छांट लिया जाता, काट लिया जाता। तब यस 40 की जगह 50 मार्क्स लाता। तो बोला, क्या बोला कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, कितने, समस्या आ जाएगा इसमें, टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमें फाइंड आउट करना है। आसान है, टेस्ट में कितना क्वेश्चन है यही तो हमें फाइंड आउट करना है। वह फाइंड आउट करने के लिए यह जानना जरूरी होगा वह टेस्ट में कितना सही बनाया, कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कितना क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया, ये पता चल जाएगा। राइट क्वेश्चन मतलब राइट आंसर दिया, क्वेश्चन तो राइट था, आंसर रॉन्ग न था, समझ रहे आप, दोनों को सम कर देंगे, मतलब तो उससे हमें क्या पता चल के आएगा कि कितना प्रश्न सही बनाया, कितना क्वेश्चन सही बनाया ये तो हमें नहीं पता, कितना क्वेश्चन रॉन्ग बनाया ये तो हमें नहीं पता। तो रॉन्ग क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, सॉरी राइट क्वेश्चन का रॉन्ग सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो दो तरह का मतलब क्वेश्चन किया, वो सही भी बनाया, गलती बनाया, क्वेश्चन तो सही था लेकिन वो गलती किया तो उसकी गलती है, उस हिसाब से उसको मार्क्स भी मिला है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, माना कि मुश्किल बड़ी है, क्वेश्चन हम लोग के सामने पड़ी है ना। तो माना कि सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या, उत्तर की संख्या, प्रश्न तो जिंदगी भर सही था, क्या उत्तर में गलती दिया था, तो सही उत्तर की संख्या सही उत्तर की संख्या x, गलत उत्तर की संख्या बराबर y, यानी कि राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर x, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y, ठीक है। हम लोग को ये पता चल गया, लेकिन बात ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। क्वेश्चन में क्या है कि 40 मार्क्स लाया, यस कितना मार्क्स लाया 40, हाँ, तो लिख देंगे यस द्वारा प्राप्त मार्क्स या अर्जित किया गया अंक। तो पहले बात, पहला कंडीशन में, यहां पर कंडीशन है, केस है दो तरह का, ठीक है। पहला केस में अगर हम देखेंगे, पहली स्थिति में देखेंगे हम लोग क्या पाएंगे, केस 1 में क्या पाएंगे हम लोग, सही उत्तर पर, एक सही उत्तर पर मिले अंक, मिले अंक, मिले अंका, मिले अंक बराबर कितना 3, इसलिए कितना x सही उत्तर पर मिले अंक बराबर 3। समझ में आ रहा बात जी सर। एक गलत उत्तर पर मिले अंक बराबर 1, क्या तो माइनस ना, हाँ। -1, इसलिए y
गलत उत्तर पर मिले अंक बराबर माइनस वाई, -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई। समझ में आ रहा बात? इस प्रकार प्राप्त कुल अंक ना, इस प्रकार प्राप्त कुल अंक कितना 40। किस प्रकार? तो इस प्रकार किया तब। समझ में आ रहा बात? समझ रहा बात? क्या आया 3x प्लस, ध्यान देना, प्लस माइनस वाई, प्लस माइनस वाई बराबर कितना 40 मार्क्स, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 40 मार्क्स। इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। समझ में आ रहा बात? दूसरी स्थिति, पहली स्थिति तो हो गया, दूसरी स्थिति यानी सेकंड केस क्या लिखेंगे? सेकंड केस यानी दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति सेकंड केस में क्या हुआ? सेकंड केस में क्या हुआ? वही हुआ जो मंजूर खुदा नहीं हुआ, जो क्वेश्चन हुआ वही हुआ। क्या हुआ दूसरे केस में? एक सही उत्तर पे था क्या? अब एक सही उत्तर पर मिले अंक, अब क्या हो गया? एक सही उत्तर पर मिले अंक 4 मार्क्स मिलता है। इसलिए कितना प्रश्न बना के आया था सही? x प्रश्न पे कितना अंक मिला? 4x। चूंकि यहां लिख देते हैं, चूंकि लिख देते हैं, चूंकि एक गलत प्रश्न पर मिले अंक माइनस का 2, इसलिए कितना बनाया था? y गलत पे क्या मिलेगा? -2y। समझ में आ रहा है? जी सर। अब इस प्रकार प्राप्त अंक कितना है? प्राप्त कुल अंक कितना था? 50। कुल अंक बराबर कितना है? 50। प्राप्त कुल अंक कितना है? 50। यानी कि क्या? 4x प्लस -2y बराबर 50। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 2y बराबर 50। दिस इम्प्लाइज 2 कॉमन, 2x माइनस y बराबर 50। 2 से कितना? 25 टाइम, यानी कि 2x माइनस y बराबर 25 इक्वेशन हो गया सेकेंड। और तुम लोग सीख चुका था क्या चीज? अस्तित्व है या नहीं इसका। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो लिखना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ समय बचाएंगे। ठीक है, कैसे बचाएंगे? तो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते तो देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a1 बराबर कितना 3, उस इक्वेशन का a2 बराबर कितना 2, इस इक्वेशन का b1 बराबर कितना -1, और उस इक्वेशन का b2 बराबर कितना -1। उतना आगे नहीं भी बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या चीज? a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। दिख रहा है 3/2 का भी बराबर हो सकता है -1/1 के? नहीं, डज नॉट इक्वल टू है, मतलब क्या है? अस्तित्व है ना, अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब अस्तित्व होता है तो बोला जाता है कि आप उसको बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। विधि दो ही है, एक क्या है? ग्राफीय विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में विधि है क्या है? तो हम देखे ही थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था ना, यानी कि विलोपन विधि था, वज्रगुणन विधि था, प्रतिस्थापन विधि था। तो हमको तो ज्यादा अच्छा लगता है कौन विधि? बिला देने वाला विधि। तो हम विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो बिला देते हैं। देखो y तो पंगा ले लेगा, दोनों माइनस में है, दंगा कर लेगा ना। क्या करेंगे? क्वेश्चन को माइनस कर लेंगे। दोनों में से लंबर कौन सा दिखने में ना, तो लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 जो है मेरा 3x माइनस का y है, माइनस LHS में से LHS जाना है 2x माइनस y, और इसका RHS क्या है? 25। तो आ जाता है 3x माइनस y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस y, और 40 में से 25 गया तो 15, y से y कैंसिल, और 3x में से 2x गया तो x बराबर आ गया 15। x बराबर 15 यानी सही उत्तर की संख्या 15 ना। बोला था टेस्ट में कितने प्रश्न थे? यहाँ ये बात हम लिख ही देते, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y होगा ना। तो हम लोग को पता चल चुका है x बराबर 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में? चलो सेकंड में हल्का लग रहा था, लिखते समीकरण 2 में x बराबर 15 रखने पर
तो क्या दे देता है 2 इंटू एक्स की जगह पर 15 माइनस वाई बराबर 25। देखो 15 दूनी 30। चलो 25 को इधर ले आते हैं, -25 माइनस वाई को उधर ले जाते हैं, प्लस वाई क्या काटेगा नहीं माइनस को। दिस इंप्लाइज वाई बराबर क्या आ गया 5 क्या आ गया 5। तो यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन का ही वो टेस्ट हुआ था जो यहाँ से दिया था। ठीक है, तो बोला क्या जाता है कुल टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या। इस अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई यानी कि 15 प्लस 5 यानी कि 20। यही तो है मेरा फाइनल आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। सेकंड वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।